नमस्कार, मैं राजेश चौहान आज चर्चा कार्यक्रम में आपको स्वागत करता हूं। और आज हमने विषय लिया है हैदराबाद में जो हुक्के कारोबार चल रहे हैं, हुक्के सेंटर्स चल रहे हैं, उसके ऊपर। और इसके लिए हमारे पैनल पे आज हैं निज़ाम कॉलेज के प्रोफेसर श्री अविनाश जायसवाल जी। तो जायसवाल जी, आपको इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और सबसे पहला प्रश्न ये पूछता हूं कि हैदराबाद में एक्चुअली में जितने हुक्के सेंटर चल रहे हैं, ऐसा क्यों, इतने हुक्के सेंटर कैसे चल रहे हैं? राजेश जी, मैं सबसे पहले दर्शकों को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती का दिन है ये। और इसके बाद मैं आपसे ये आपका जो कहना है कि हैदराबाद और हुक्का सेंटर्स और नशा, ये ऐसी बात नहीं है राजेश जी। हैदराबाद, क्योंकि हम हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद से हमारा संबंध है, आप हैदराबाद के, आपके पास रिपोर्ट्स आती है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये मात्र हैदराबाद की ही समस्या है। ऐसा नहीं है राजेश जी। देश के लगभग हर विकसित जो शहर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, जहाँ भी, और विशेषकर जहाँ भी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर या आईटी हब्स हैं, वहाँ पर इस प्रकार की समस्या को ज़्यादा देखा जाता है। हैदराबाद का जहाँ तक एक चीज़ हम बीच में बोल रहा हूँ मैं, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस के नाकों तले चल रही है। बार बार हुक्के सेंटर्स पे रेड मारे जा रहे हैं, हुक्के सेंटर तोड़े जा रहे हैं, फिर हुक्के सेंटर्स दूसरे दिन फिर खड़े हो जा रहे हैं। तो क्या समझेंगे इसके लिए? सुरेश जी, सबसे पहले इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, आप भी इससे परिचित है। हो सकता है कि दक्षिण भारत में इसका प्रचलन न हो, मगर उत्तर भारत, विशेषकर हिंदी भाषी प्रदेशों में, मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो या राजस्थान हो, हुक्के का एक परंपरागत संबंध है हमसे। हुक्के का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के से संबंध होता है। जैसे आज के जो आधुनिक युग में अगर हमारे घर पर कोई आता है तो हम उससे पूछते हुए आप चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे या ठंडा पियेंगे। मगर जैसे ये हमारे को ये देखना पड़ेगा कि पहले ज़माने में या आज भी कई क्षेत्रों में जब आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पर एक हुक्का होता है और परिवार का मुखिया वहाँ पर होता है, और वो जैसे आपको बिठाकर आपको जैसे अपना हुक्के से आपको जैसे आपको हुक्का देता है, और इससे ये पता चलता है कि भाई आप दोनों के घनिष्ठ संबंध है। यहाँ तक कि एक शब्द बहुत ही जो है सो प्रचलित है, एक वाक्य, हुक्का पानी बंद करना। यानी हुक्का पानी बंद करने का मतलब होता है कि भाई उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार करना। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि भाई हुक्का एक सामाजिक परंपरा का भाग है, लेकिन उसको एक विकृत रूप से अब समाज के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हुक्के का जो स्वरूप है, स्वरूप ही बदल दिया गया है। हुक्के की जो परिभाषा है, वो परिभाषा पूरी की पूरी बदल दी गई है। आज हुक्का नाम जैसे ही लिया जाता है, हमारे मन मस्तिष्क में एक ऐसे वस्तु की बात आ जाती है जो कि एक नशा करने का साधन है। तो ये जो है सो हमको सोचना चाहिए कि भाई हुक्का क्या होता है, हुक्के का किस प्रकार से दुष्प्रचार करके उसका जो है सो दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि बार बार ये जो तोड़ना और फिर से हो जाना, हुक्के सेंटर फिर से शुरू हो जाना, पुलिस तोड़ता है, रेड करता है, फिर से हो जाता है, कि सोची समझी चाल तो नहीं है? मेरे विचारानुसार राजेश जी कि कुछ नियम होते हैं जी हुक्का सेंटर चलाने के भी, क्योंकि हुक्का हमारी परंपरा का भाग है। आप एक शराब खाने को नहीं बंद कर सकते तो हुक्के को क्या बंद करेंगे, मगर उसके कुछ नियम हैं कि उसमें 18 साल से कम वाले लोगों को प्रवेश ना दिया जाए, उसमें किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रयोग ना किया जाए। जब पुलिस को, या एक विशेष होता है टास्क फोर्स, हैदराबाद पुलिस का बहुत ही मजबूत एक हिस्सा होता है टास्क फोर्स, जिसमें कि जो है सो जो बिना वर्दी में वो लोगों का काम यही रहता है कि भाई ऐसे हुक्के पार्लर या जहाँ भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं वहाँ पर नज़र रखी जाए, बहुत अच्छी तरह से उसको देखा जाए, परखा जाए, और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही वो वहाँ पर जाकर रेड करते हैं और वहाँ पर जैसे तोड़ते हैं। जैसे 2 दिन 4 दिन पहले हमने देखा कि भाई हुक्का पार्लरों पर रेड की गई। पूरी तरह से समाचार को शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा, सिर्फ टाइटल पढ़ लिया कि हुक्का पार्लरों पर रेड की गई। मैंने जहाँ तक उसको पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो उसमें मैंने देखा है कि भाई पुलिस विभाग ने हुक्का पार्लरों में जो गैर कानूनी रूप से बने हुए ढांचे थे उनको तोड़ा है, और जहाँ भी 18 वर्ष से कम की उम्र के लड़कों को प्रवेश दिया जाता है या नशे के पदार्थों का सेवन किया जाता है, उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है।
बशर्ते कि वो पुलिस तक वो बात पहुंचे। कैसे पहुंचेगी? क्योंकि ज्यादा देखा है। बोलिए। बीच में मैं इंटरफेयर कर रहा हूं, सॉरी, बट मुझे ये बताइए कि 18 साल से क्या जब ज्यादा हो जाए तो क्या वो कुछ भी कर सकता है? सबके लिए परमिट है? मैं इससे पहले भी आपको बोला था राजेश जी कि भारतीय संविधान 18 वर्ष की जो है आयु के बाद व्यक्ति को उसके कुछ अधिकार देता है। उन अधिकारों का दुरुपयोग सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे विवाह के लिए भी जो है आपको 18 साल की आयु का होना ज़रूरी है। शराब की दुकान पे भी आप देखें कि भाई वहाँ भी लिखा रहता है कि भाई इतनी उम्र से कम के लोगों को नहीं दिया जाएगा, मगर देते। कानून के हिसाब से 18 साल या 20 साल 21 साल से कम वालों को सिगरेट भी नहीं देना चाहिए, मगर सिगरेट की दुकान पे आप जाओ, कुछ देर खड़े रहो, वहाँ बेचते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सरकार की नज़र में आने से पहले ही वो अपने आप जो है सो उसको जो है सो कार्यान्वित कर दिया जाता है। आपको क्या लग रहा है कि आज ये युवा वर्ग इतने नशे की ओर क्यों बढ़ रही है? खासकर हैदराबाद में हम देख रहे हैं, इतने नशे की तरफ में क्यों बढ़ रही है? राजेश जी, इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग आधुनिक होने की होड़ में लगे हुए हैं। हम ये समझते हैं कि ये करेंगे तो हम लोग आधुनिक कहलाएंगे। हर आदमी, हर व्यक्ति, ज़्यादातर लोग सभ्य समाज में रहते हुए भी असभ्य कार्यों को भी जैसे वो एक आधुनिकता का रूप मानते हैं। जैसे आजकल शराब पीना, एक ज़माना था जब जो है सो भाई शराब पीना बुरा माना जाता था। आजकल कई माँ बापों को देखिए आप, उनके मालूम रहता है कि मेरा बच्चा शराब पीता है, मामूली चीज़ है। आजकल यंग जनरेशन है, ये जनरेशन गैप है, चलता है बोलते। इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये आधुनिकता की जो होड़ है, उस होड़ से हमको देखना चाहिए कि भाई हम जिस आधुनिकता को जो है सभ्यता के रूप में मानते हैं, क्या उसमें हमारा कोई अहित होने की संभावना है, विशेषकर अपनी संतान को। तो सीधी तौर पे यदि आप बोले तो इसमें माँ बाप के बहुत बड़े रोल है कि अपने बच्चे को नशा से कैसे करके दूर रखें या गलत काम से कैसे दूर रखें। ये तो बिल्कुल जग जाहिर बात है, बिल्कुल सभी जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी जो शिक्षक होती है वो उसकी माँ होती है, और सबसे बड़ी पाठशाला, पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। आपको क्या लग रहा है, एक चीज और हम गौर तलब करने वाली बात यह है कि जितने एजुकेशन सेंटर्स हैं, जितने हुक्के सेंटर्स और नशे के जो भी सेंटर्स खुल रहे हैं, इसके आसपास ही खुल रहे हैं, तो क्या पुलिस इसके ऊपर में खास कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हुक्का सेंटर अलग है। हुक्का सेंटर में नशीले पदार्थों का सेवन अलग चीज़ है। हुक्का सेंटर्स को तो आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ का नियम के साथ वो भी करते हैं, क्योंकि वो भी एक जो है एक साधारण सी बात है, परंपरा से संबंध है। मैं इसमें आपको सुरेश जी, मैं एक बचपन में कहानी पढ़ा था, आप भी पढ़े होंगे, किताबों में लिखी गई है कि एक चोर रहता है जिसको कि फांसी की सज़ा होती। तो उससे पूछा जाता है कि भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो वो बोलता है कि भाई मेरी माँ के कान में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जब उसकी माँ उसके नज़दीक जाती है तो उसका कान काट लेता, और वो बोलता है कि अगर तूने मुझे पहली बार जब चोरी की थी तभी मुझे रोका होता तो आज मुझे फांसी नहीं होती। तो कई माँ बाप जानकर भी जो है सो इससे थोड़ा अनजान होते हैं और ये समझते हैं कि भाई ठीक है, एक आध बार हो गया होगा। नंबर एक। दूसरी चीज़, कुछ माँ बाप ऐसे हैं जिनको कि इस बारे में ये जो लत है, हुक्के की हो या नशे की हो, आपको ज़्यादातर ऐसे वर्गों में मिलेंगी जो बिल्कुल निरंकुश है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत स्वतंत्र है, बहुत शक्तिशाली है, और या तो जो है सो आधिकारिक रूप से शक्तिशाली है या राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है। आज आप देखिए, जब भी कोई रेड होती है, पकड़ा जाता है, मैं इस संबंध में फिर आपसे बोलूँगा कि युवा वर्ग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, ये युवक युवतियाँ भी इसमें बराबर की जो है तो आजकल है। वहाँ देखा जाता है कि कोई भी समाचार जब छपता है या मीडिया में बताया जाता है तो उसमें एक लाइन हर समाचार में मैंने पढ़ी है राजेश जी, कि इसमें कई बड़े राजनेताओं और अधिकारियों के बच्चे हैं। अर्थात इससे ये मालूम होता है कि जो माता पिता अपनी संतान की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी, वह 1000 दे दिए, 2000 दे दिए, लाख रुपए दे दिए, या एक ATM कार्ड दे दिया उसको, या एक डेबिट कार्ड दे दिया और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। वो माता पिता अपने बच्चों को जो है उनको अपने संयम में रखना चाहिए, देखना चाहिए। संयम का मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको जेल में बंद कर दिया जाए या कमरे में बंद कर दिया जाए, उनको स्वतंत्रता दी जाए। क्योंकि युवा वर्ग की मानसिकता ऐसी होती है राजेश जी कि वो जो है सो बुराई की ओर, बुरी चीज़ों की ओर, बुरी बातों की ओर
बहुत जल्दी आकर्षित होता और उसमें से निकलने में या तो उसको बहुत समय लगता या कभी कभी वो उसके बाहर ही नहीं आ सकता। माता पिता का एक और विश्वास होता है, आपका भी है, मेरा भी रहता। मैं सोचता हूँ कि भाई कोई कुछ भी करे, भाई कोई कितना भी खराब हो, मेरी संतान ऐसा नहीं कर सकती है। वो ये नहीं देखती है कि वो किसके साथ जा रही, क्या कर रही है, क्या कर रहा है। वो ये समझती है कि मेरी संतान कुछ नहीं कर सकती। मगर एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसे भी सयान हो जाए, एक लीख लागे है पे लागे है पे लागे। यानी कितना भी सयाना व्यक्ति क्यों ना हो, ए मैन इज नोन थ्रू हिज कंपनी। एक व्यक्ति के संगति का उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है राजेश जी। तो माता पिता को ये देखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको जैसे बिल्कुल ताले में बंद करके रखना चाहिए या बिल्कुल एकदम से संयम में रखना चाहिए। छूट दीजिए। हम पतंग भी उड़ाते, अभी संक्रांति गई, कितनी ढील देते राजेश जी हम लोग। जहाँ तक नुकसान नहीं हो रहा वहाँ तक ढील देना, जहाँ नुकसान होती है तो उसको डोर खींचनी चाहिए। ये माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। सर मैं और एक चीज जानना चाहता हूँ कि जितने युवा वर्ग जितने भी आ रहे हैं, मैक्सिमम फॉरेनर्स जितने भी रह रहे हैं, ये लोग या तो बेचने में शामिल रह रहे हैं जब भी पुलिस पकड़ रहा है, या तो फिर उस कारोबार में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरह उन लोग का सपोर्ट रह रहा है, या उन लोग मिले हुए रह रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ देशों में इस जैसे नशे में, जैसे हम हुक्के से अब थोड़ा हटेंगे, और भी नशीले पदार्थ है, जैसे गांजा है, अफीम है, कोकीन है, वगैरह वगैरह है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पुलिस विभाग और प्रशासन, सरकार, जो जिम है, जो बॉडी बिल्डिंग के जो जिम है, उनके ऊपर नकेल कसे कि वहाँ पर जिस प्रकार से मैंने सुना है कि वहाँ पर दवाइयाँ ली जाती है, वहीं से जैसे उसको आदत पड़ती। जैसे अफीम है, गांजा है, चरस है, कोकीन है, ये तो नाम मैंने सुने हैं किस प्रकार से होते नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे आपने बार बार ये कहा है, जिससे मुझे थोड़ी जो है सो तकलीफ़ पहुंची है राजेश जी, कि हैदराबाद नशा मुक्त कब होगा, हैदराबाद में नशा, ऐसा नहीं है। ये सारे देश की समस्या है। आज अगर आप पंजाब के चुनाव देखें तो वहाँ पर नशे से युवकों को दूर करने का एक राजनीतिक मुद्दा बना है। राजनीतिक पार्टियां उस मुद्दे को लेकर चल रही है कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को नशे से दूर करेंगे। क्यों? तो सर आपको क्या लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां, आप सही बात फरमा रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टियां इतने अभियान छेड़ रहे हैं, तो नशा मुक्त अभियान ऐसा क्यों नहीं छेड़ते जिसके कारण कम से कम युवा वर्ग को कुछ तरीके से रोक सके, किसी तरीके से रोक सके उन लोग को? राजेश जी, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहता, यही कहूँगा कि ये तो चुनावी वादे हैं। जब चुनाव आते हैं तो उस समय सब बातें की जाती है, उसके बाद जो है सो सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। फिर जब चुनाव आते हैं तो फिर उनको उस बात की याद आती है। अगर हमारे देश के कुछ नेता जो कि अपनी जिम्मेदारी समझ ले, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे राजनेता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, मगर सभी नेता अपनी जिम्मेदारी समझें और ये समझें कि भाई आज का युवक कल का एक वरिष्ठ नागरिक होगा, एक वरिष्ठ व्यक्ति होगा, एक समझदार होगा, देश की उन्नति, विकास, प्रगति, ये सब का जो है सो एक जिम्मेदारी उसके ऊपर वो होगी। तब ही जो है सो हम लोग और राजनेताओं को अपने नैतिक जिम्मेदारी समझ रहे हैं। राजनेता अपनी जिम्मेदारी कहाँ समझते हैं? सिर्फ एक दिन आता है, उस दिन वो जो है सो नशा मुक्ति दिवस मनाते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन बस, एक दिन। क्या इससे नैतिक जिम्मेदारी खत्म हो जाती? नहीं होती। तो इसके लिए आपको क्या, जहां तक आप सरकार को जिम्मेवार मानते हैं? सरकार राजनेताओं से बनती है। सरकार पूरे हर जगह पे तो नहीं रख सकती ना। क्या जब चुनाव आते, मैंने परसों भी चर्चा में कहा, जब चुनाव आते हैं हर पार्टी बोलती है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को टिकट देंगे, युवाओं को चुनाव में ठहराएंगे, युवाओं को से हम काम लेंगे। मगर युवाओं का भविष्य किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं? उसके लिए क्या खाली एक लैपटॉप देने से युवाओं का भविष्य बन जाएगा? नहीं। युवाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करने के बजाय आप नैतिक रूप से उनको संपन्न करने की बात भी नेताओं को सोचनी चाहिए। एक लैपटॉप दे दिए, एक गाड़ी दे दिए, 2 टाइम जो है सो खाना खिला दिए, और वो समझते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी खत्म, मेरे साथ एक 10 युवा रहे तो बस। वो ये देखती है कि मेरे साथ एक 10 युवा रहे बस, और ये नहीं देखती कि भाई जो बाकी के युवा है जिनका मेरे से अप्रत्यक्ष रूप से भी संबंध रहा है, अपना एक छोटा सा चुनाव क्षेत्र रहता, कोई बड़ा नहीं रहता। आप नहीं समझते कि आपको क्या इस बात का उनको ज्ञान नहीं रहता कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है? आप नहीं समझते कि वहाँ पे क्या चल रहा? नहीं मालूम रहता नेता को? मालूम रहता।
वो अनजान हो जाता। आपको क्या लग रहा है कि एक प्रोफेसर साहब, एक सीधी बात यदि बोलूं तो क्या हैदराबाद नशा मुक्त हो सकता है? मैं आपसे फिर बोलूंगा राजेश जी, हैदराबाद नशा मुक्त, हैदराबाद नशा मुक्त मत बोलिए आप। कितने परसेंट होंगे हैदराबाद में? 10% तो है। 10 से 15, चलिए 15% मानते हुए चलेंगे आपके भी, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि जैसे मैं बोलूँगा ऐसा नहीं हो सकता, तो आप मेरे सामने कुछ आंकड़े रख देंगे, क्योंकि मीडिया का अपना अलग काम होता है, उनका एक अलग इंटेलिजेंस होता है, वो अपने हिसाब से काम करते। 15%, इन 15% में राजेश जी हैदराबाद के स्थानीय युवक युवतियाँ बहुत कम होंगे। जिस प्रकार चावल में कंकर होते उस प्रकार थोड़े थोड़े होंगे। ज़्यादातर आप जैसे देखिए, आप ये पब कहाँ खुलते हैं, या ये जो हुक्का सेंटर, हुक्का लॉन्च बोलते हैं कि समझ लेना कि आप वहाँ हुक्का का सेंटर है। कहाँ है ये? आपको बशीरबाग पे नहीं है, आपको काचीगुड़ा चौरस्ते पे नहीं है, आपको चार मीनार पे नहीं है। वो कहाँ पर है? बंजारा हिल, सिकंदराबाद, जुबली हिल्स, माधापुर। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें आने वाले जितने लोग हैं उसमें ज़्यादातर लोग यहीं के वासी है। अब बंजारा हिल, जुबली हिल्स, माधापुर में जितने आईटी सेक्टर के लोग हैं, जितने वो घर है माधापुर और इन एरिया में, उतने हॉस्टल्स भी है। उन हॉस्टल्स में बच्चे रहते। अब जैसे कि भाई हर शनिवार के दिन ज़्यादातर आपके चैनल में भी उसके बारे में बताया गया था, एक ड्राइव चलाते पुलिस वाले शराब के लिए, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला। वो शनिवार के दिन ही क्यों करते राजेश जी? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि ये इसमें जो आईटी सेक्टर के लोग हैं वो सैटरडे के दिन जो है सो वीकेंड मनाते। एक फैशन हो गया आजकल वीकेंड। अच्छा, 5 दिन का हफ्ता, 2 दिन का वीकेंड, सैटरडे के दिन खाओ पियो, रात तक मजे करो और संडे के दिन आराम करो, मंडे से फिर काम। एक फ्रेश हो जाते हो लोग उसीलिए। तो इस जो आप जो बोल रहे हैं हैदराबाद के 15% में हैदराबाद के स्थानीय लोगों के, जैसे तेलुगु की मैंने जैसे एक बात कही थी, देशम अंटे मट्टी का दो देशम अंटे मनुष्युलु, यानी देश यानी कोई बिल्डिंग इमारत नहीं है। जैसे हम बोलते घर यानी लोगों के से रहने से घर बनता। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि उन हुक्का सेंटर्स में जाने वाले या नशे का सेवन करने वालों में स्थानीय लोग कितने हैं, हैदराबाद के वासी कितने हैं, उनकी संख्या बहुत कम होगी तो उनके साथियों की होगी जो कि बाहर से आए हुए हैं। तो क्या बाहर से आने वाले बच्चों को क्या यहाँ की पुलिस को नियम नहीं बनता कि उनके लिए कुछ कड़ाई पेश किया जाए या कुछ कड़ाई किया जाए ताकि वो लोग ऐसा ना कर सकें? नियम है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती। तो फिर भी ये बार बार नशे का, माने जब भी हम देख रहे हैं, कल परसों के अंदर में बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ में आया ड्रग्स का, जिसमें 2 फॉरेनर्स पकड़ में आए हैं। तो ऐसा बार हम देख रहे हैं कि जब भी आ रहा है तो इसी टाइप का बाहर वाले आके ये कर रहे हैं। तो क्या उन लोग के लिए कोई लगाम ऐसा नहीं खींचा जा सकता? राजेश जी, नियम तो कानून तो उनके लिए भी वही है जो कि भारतीय के लोगों के लिए है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जैसे मैं हैदराबाद में मैं जिस कॉलेज में काम करता हूँ, निज़ाम कॉलेज, जो कि लगभग 130 साल पुराना कॉलेज है और देश के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक कॉलेज है। वहाँ पर 450 विद्यार्थी है, जिसमें करीब 1100 से 1200 बाहर के बच्चे हैं। और ये जो बाहर से आए हुए बच्चे रहते हैं उनके 3-4 ग्रुप्स रहते। एक ग्रुप रहता है टोली चौकी में। मैं बोलता हूँ आपको हैदराबाद में इनके ग्रुप्स कहाँ रहते मेजरली, टोली चौकी, सैनिकपुरी, तारनाका और एक आध एरिया में रहते। तो वहाँ पर इनकी जो एम्बेसीज है, एम्बेसीज का काम क्या रहता बोलिए आप? उनका काम नहीं है नेचुरल बिल्कुल। ये दूतावास जो होते हैं उनका ये काम है कि वो उनके ऊपर एक कड़ी नज़र रखे और उनसे बोले कि अगर आप किसी भी प्रकार की गैर कानूनी काम में अगर यहाँ पे लिप्त होते हैं तो आपको इमीडिएटली भेज दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार लाती है उनको और भारतीय कानून के हिसाब से उनको जो है सजा देने का प्रयास करती है। तो ये आखिर घूम फिर के यदि सीधी तरीके से यदि बोलेंगे तो घूमने का जरूरत ही नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बच्चे लोग हमारे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसको रोकने के क्यों व्यवस्था नहीं किया जा रहा है? उसमें भी सभी लोग ऐसे नहीं है ना। आप देखिए, आप जितने हैं 2-3 एक छोटे कंट्रीज है जहाँ के बच्चे ही इस प्रकार के जैसे चीजों में लिप्त होते हैं, क्योंकि उनको वहीं से मैं समझता हूँ कि इसकी आदत होती है। तो वो कंट्रियों को रोकने का कोई व्यवस्था क्यों सरकार नहीं कर रहा है? सरकार उस कंट्री को नहीं रोक सकती ना। आप जैसे देखिए, आप डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ जो है सो नियम बनाए तो शुरू हो गए। तो एक लोकतंत्र में हम लोग किसी देश से जो है सो अपने संबंध कुछ बच्चों की गलत कामों की वजह से नहीं रोक सकते ना राजेश जी। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपको जरा सा एज ए शिक्षक रखता हूँ कि शिक्षक खास करके मूल रूप से बच्चे को बनाने में एक मिट्टी का घड़ा को जैसे बना के मटकी बनाया जाता है और कुम्हार करता है ये काम, वैसे ही शिक्षक करता है सिर्फ बच्चे लोगों के लिए।
तो शिक्षक लोग क्या चाहें तो ये बच्चे लोग को सुधार नहीं सकते? आप तो दिन भर बच्चों के साथ ही रहते हैं। आप क्या समझते हैं राजेश जी? हम लोग नहीं चाहते, हम चाहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि इस वस्तु से नशा नहीं होगा, उसकी मानसिकता का नशा है। जैसे इसके पहले भी मैंने एक बार कहा था आपसे, फिर बोलूँगा मैं, आपकी नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो जब तक बच्चों के मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ इसमें योगदान पिक्चरों का भी है। जैसे मैं दम मारो दम, हरे राम हरे कृष्णा एक मूवी आई थी, उसमें एक जो है गाना था, दम मारो दम मिट जाए गम। अब लोगों को यही याद रहेगा, उसके बाद वो नहीं देखे कि भाई उसने क्या कहने का प्रयास किया। उसने ये कहने का प्रयास किया है कि भाई जो है सो नशीले पदार्थों की वजह से बहुत सारे जो है सो नुकसान होता है, परिवार बिखर जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो इस प्रकार के गानों को भी दूर रखना। अभी कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई थी, गाना बहुत फूहड़ सा गाना था, अक्षय कुमार की शायद पिक्चर थी, मैं समझता हूँ, मुझे याद नहीं है, तेरा प्यार 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 हुक्का मार। अब बच्चे को क्या समझ में आता? हुक्का है ना, बहुत अच्छी चीज समझता। पिक्चरों में आज भी देखो, आप एक हीरो को बताते हैं, बैन नहीं करनी चाहिए सेंसर को? बिल्कुल बैन करनी चाहिए। अगर ऐसी शब्द आते हैं जो कि जो है सो गलत मानसिकता को जो है सो उत्पन्न करते, तो बैन करना चाहिए। जैसे पिक्चर में भी मैंने देखा है कि जो है सो एक हीरो को बताते सिगरेट पीते हुए, और नीचे एक लाइन डाल देते कि भाई सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप हीरो को बता रहे क्यों? क्योंकि जो युवा वर्ग होता है उसका एक आदर्श रहता है। अगर वो एक हीरो सिगरेट पीता है तो वो सिगरेट पी के मैं भी हीरो समझता। बिल्कुल। शराब है, शराब पीते हुए बताते, और वहाँ लिख दिया जाता है कि भाई शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस सीन को कट क्यों नहीं किया जाता? कट कर दो। तो आपको लगता है कि सरकार भी ये सारा मिला जुला सरकार वाला चक्कर चल रहा है? सरकार तक ये बात भी पहुंचनी चाहिए ना राजेश जी। कौन सरकार तक बात ले जाने वाले नेता है? नेता को समय कहाँ है? नेताओं को चाहिए कि भाई नैतिक रूप से भी जैसे सुदृढ़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए उनको, बच्चों को। अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ ऐसे कार्य होते हैं, या कुछ एक क्षेत्र में, एक एमएलए के क्षेत्र में हो सकता है कि ऐसे कितने बच्चे होंगे भाई, आप बोलिए 100 बच्चे होंगे। 100 बच्चे क्या 100 बच्चों में से वो जो है उनको बुला के समझा के काम नहीं करा सकता? समझा सकता। अगर 100 में से अगर वो 50 को भी अगर जो है कन्विंस कर सका कि भाई ये गलत काम है, तो क्या नैतिक जिम्मेदारी उसकी पूरी नहीं होगी? तो आपने कभी देखा, आपके मीडिया कवरेज में सूचना में कहीं आया कि कोई है जो एमएलए है या जो है राजनेता है, हाँ, ये अब जैसे एमएलए बनेगा तो 5 साल तक वो रहेगा, एमएलए नहीं बना तो वो बोलेंगे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ चुनाव में यूज कर लेना, छोड़ देना युवाओं को, ये है। मगर युवाओं का किस प्रकार से भला हो सकता है? एक लैपटॉप दे दिए, युवा हो जाता क्या? युवाओं को सबसे बड़ी चीज़ है उसकी मानसिकता में परिवर्तन लाना, उसको इस बात का अंदाजा कराना कि ये क्या सही है और ये क्या गलत है। आप देखो, आप जितने ये पकड़े जाते लोग, इनकी उम्र आपको 17-18 से लेके 20-22 के बीच की रहती। इस समय में उनकी मानसिकता जो रहती है एक उपजाऊ ज़मीन के जैसे रहती है। जो आपने कुम्हार के जैसा बोले हैं, मैं तो मानसिकता बोलता हूँ उपजाऊ ज़मीन, जैसे बीज उस पर डालेंगे उसी प्रकार से उसमें झाड़ होगा। तो उस एज की बच्चों के ऊपर ध्यान देना, ना सिर्फ शिक्षक वर्ग का, ना सिर्फ माता पिता का, हर एक का। जैसे अगर हम जा रहे समझो राजेश जी, क्या आपने कभी देखा है या आपने भी किया है ना, मैंने किया है कि भाई कि वो कोई बच्चा जा रहा है, छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 18 से कम है, सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है, तो क्या हम रोकते? बिल्कुल नहीं। हम बोलते कि मैं अपन क्या करेंगे भाई, जिसकी औलाद है उसको फिक्र नहीं है। हम लोगों में भी इस बात की कमी है। मैं इसमें क्या लगता है आपको, माँ बाप भी कसूरवार हैं? माँ बाप इस बात का ध्यान देना, क्योंकि हुक्का जो होता है उससे नशा नहीं आता, उससे और दुर्गंध नहीं आती। क्योंकि एक ऐसा मुझे जो पता चला है इसके बारे में, जैसे आपने बोला मैं इसके बारे में पता किया हूँ, माँ बाप को इसका पता क्यों नहीं चल रहा है? इसका मतलब ये है कि उससे नशा नहीं होता, वो आदी हो जाता है मगर नशा नहीं होता उसको। अच्छा प्रोफेसर साहब, और एक चीज़ भी हमने पता किया था और हमें भी अंदरूनी जो खबर मिली है कि हुक्के के नाम पे, हुक्के के अंदर में और भी कुछ चीज़ मिलाया जाता है। और भी कोई चीज़ की बात क्या है? नशीले पदार्थ। अब सीधी सीधी बात है राजेश जी, क्योंकि व्यक्ति अगर कोई सीधा साधा रहा, कोई कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए तो नहीं जा रहा वहाँ पे, कोई एक जो है सो कोई फ्लेवर चखने के लिए तो नहीं जा रहा। तो एक व्यक्ति अगर बार बार कोई चीज के लिए जा रहा है और हर स्थिति में जाना चाह रहा है, तो उसका मतलब है कि वहां कोई खराब बात है। तो इसके लिए पुलिस क्यों स्टेप्स नहीं ले रहे? जिन लोग को पकड़ रहे हैं पुलिस, उन लोग को कोई सीरियस सजा वगैरह क्यों प्रावधान नहीं किया जा रहा है? भारतीय कानून के जो प्रावधान है उसके हिसाब से ही उनको राजेश जी सजा होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आजकल ऐसा हिसाब है, तू डाल तो मैं पात। जी जी बिल्कुल। तो जब तक लोगों की मानसिकता में स्वच्छंद रूप से
ये बात नहीं होगी कि ये चीज़ गलत है, तब तक सिर्फ हुक्का ही या कोई नशा ही नहीं, किसी भी जो है सो खराब चीज़ नशे को दूर करने में हम जो है सो सफल नहीं होंगे। आपको क्या लग रहा है एज ए प्रोफेसर साहब, आप तो यहीं के हैं, हैदराबाद के ही हैं, हैदराबाद का मिट्टी से बने हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है हैदराबाद नशा मुक्त हो पाएगा? हैदराबाद अभी भी नशा मुक्त है राजेश जी, क्योंकि यहाँ पर जो नशे के जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, अब चलिए, मैं तो खैर आदी नहीं हूँ, आपको भी पता है उस बात का, सभी हमारे शिष्य भी जानते हैं। आप एक दिन शनिवार के दिन चलिए, हम और आप जो है सो हुक्का सेंटर्स पे और पब में जाके देखेंगे कि वहाँ पर स्थानीय लोग कितने हैं। माने आपको लग रहा है कि स्थानीय लोगों के द्वारा, कि स्थानीय लोग इसमें शामिल नहीं रहते हैं, सारे बाहर वाले ही? नहीं, मैं ये सारे के सारे नहीं बोला, मैं बाहर से आए हुए ऐसे लोग जो कि बिल्कुल निरंकुश रहते। अगर 1000 लोग समझिए आप, 1-2 लाख लोग बाहर से आए तो उसमें से 50,000 1.5 लाख लोग तो बिल्कुल बेचारे अपनी जिंदगी चलाने को आए हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जिनको कि समझ में नहीं आता कि पैसा खर्च कैसा करना, निरंकुश किसी प्रकार। वो ये समझते हैं कि भाई शनिवार का दिन आया है तो एंजॉय, फॉरेन कल्चर, गोवा, ये सब बातें होती है। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि वो कहाँ है। आपको हैदराबाद में चार मीनार में कहीं दिखेगा कि आपको हुक्का सेंटर है? नहीं है। बेगम बाजार में है हुक्का सेंटर? नहीं है। बशीरबाग में है? नहीं है। आपको काचीगुड़े पे है? नहीं है। आपको चिकड़पल्ली में नहीं है, मशीराबाद नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर भारत यानी हैदराबाद के वासी ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर ये सब नहीं खोलते, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ ये चलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग डरते, ये ले आके कहीं दूर खोलते। और रुपए में 99 कम से कम 95% माँ बाप इस बात का ध्यान रखते हैं, देखते हैं कि मेरी संतान कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, कहाँ कब आएगी, ये ध्यान रखते। एक 2-4-5% है जो कि बिल्कुल आर्थिक रूप से स्वतंत्र है या जिनके माँ बाप को इतना समय नहीं है कि अपनी संतान का ध्यान रखे, वो इन सब चीज़ों की तरफ जाते हैं। हम एक चीज़ देखते हैं प्रोफेसर साहब कि ये जितने भी नशे का आदी होते हैं या नशे का ये जो टोटल सर्कल जो चल रहा है, ये सारा कॉलेज और स्कूल के आसपास ही देखने को मिलते हैं। स्वाभाविक है। इस बात के ऊपर सरकार को और पुलिस प्रशासन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसी जगहों पर इससे हुक्का सेंटर्स खुलते हैं तो उनको ऊपर विशेष रूप से जो है सो कड़ाई से पालन करना चाहिए, और करते भी है। कॉलेज कर्तृपक्ष का भी ये चीज़ के बारे में चिंता करनी चाहिए, वो लोग भी नहीं करते हैं इस बात को। आप कुछ नहीं कर सकते ना प्रशासन। देखिए आप कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे मैं आपको उदाहरण दूंगा हैदराबाद में कि जो कि मैं, क्योंकि सरकार की विजिलेंस विभाग में था मैं, मुझे सरकार ने उसमें मुझे प्रशासन की ओर से मुझे उस टीम में रखा गया जिसमें मैं डीएसपी के साथ काम किया हूँ। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जैसे नीचे शराब की दुकान है, बाजू शराब की दुकान है, और बिल्कुल लग के डिग्री कॉलेज है। आपको मैं नारायणगुड़ा चौरस्ते पे देख लीजिए आप, जनता बार की दीवार से लगा हुआ ऊपर जो है कॉलेज है, वेंकटेश्वरा डिग्री कॉलेज। तो उनको परमिशन कैसे मिलता है इस चीज? अब वो ये बोलते हैं कि साहब वो ये मुर्गी पहले आप अंडा पहले आ। जब वाइन शॉप वाले को पूछते हैं तो वो बोलता साहब मैं तो यहाँ पहले से मेरी दुकान थी, वो कॉलेज के परमिशन गलत है। जब कॉलेज वाले से बात करते हैं तो वो बोलता है कि साहब मैं तो पहले से यहाँ काम कर रहा था, वो एक्साइज वालों के पैसे खिला के उन्होंने ले लिया। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी शिक्षण संस्थान के पास नज़दीक में ऐसी किसी भी जो है क्रिया काम करने वाली संस्थाएं नहीं होना चाहिए जिससे कि युवा वर्ग की 1% भी बिगड़ने की संभावना हो। तो आपको लगता है कि आज के डेट पे सब एक दूसरे को टोपी पहनाने के चक्कर में, सीधी तरीके से यदि बोला जाए तो नशा के आदि युवा संख्या बढ़ते हुए चले जा रहे हैं? मैं नहीं समझूंगा, मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हूँ राजेश जी। युवा वर्ग बढ़ते नहीं जा रहे हैं, हुक्का सेंटर जा रहे हैं, मगर वहां पे हुक्का सेंटर में जाने वाले सभी के सभी बच्चे नशा करने जा रहे हैं। मैं नहीं बोल सकता। बात कर रहा हूं मैं, ऐसे भी बात कर रहा हूं, बाकी नशे को भी बात कर रहा हूं मैं, कि आप यदि ओवरऑल देखिए कि आज से 10 साल पहले नशे में युवा वर्ग जितने आदी थे, आज धीरे धीरे उनकी संख्या कमी नहीं है, बढ़ी है। राजेश जी ऐसी बात नहीं है, आज हमारे सामने आ रही बात। मैं जैसे मैंने आपसे कहा दम मारो दम वाली जो मैंने बात कहा था, वो आज से कितने साल पहले आई थी, हरे राम हरे कृष्णा। मैं समझता हूँ 30-35 साल पुरानी पिक्चर है। उस समय भी स्थिति थी। आप हैदराबाद की बात किए, आप पंजाब की बात ले लीजिए। पंजाब का तो पूरी उसके ऊपर पिक्चर, उड़ता पंजाब पिक्चर बनी है। आज चुनाव का मुद्दा बना है, पार्टियां बोल रही हैं कि हम आए तो वो कर देंगे। आज गोवा की स्थिति क्या है देखिए आप, क्या गोवा में एक जो है सो सभ्य व्यक्ति जाने की हालत में है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम जैसे बोलते कि व्यक्ति गोवा गया था तो हमारे मन में एक चित्र आता क्या ये एंजॉय करने गया था होगा भाई, तो ऐसा नहीं है। हैदराबाद है, बल्कि हैदराबाद में कुछ अब क्योंकि ये जो है सो बातें बाहर आ रही है, नशे से हुक्के का जो है सो दुरुपयोग किया, क्योंकि ये जो एक ऐसा वर्ग है हमारे समाज में
जो कि किसी भी रूप से गलत कार्य करके पैसे कमाना चाहता है। हुक्का सेंटर वाले का क्या है, नशे का जो काम करने वाले हैं उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कम से कम, उनको भी किसी प्रकार की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। तो मेरे हिसाब से कड़े कानून अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कड़े कानून लाना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। जैसे आजकल देखिए कि भाई हर अध्यादेश निकल रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, बहुत सारे नियम बदल रहे हैं, तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और कड़े से कड़े नियम ऐसे बनाना चाहिए कि अगर कोई भी हुक्का पार्लर वाला एक बार अगर इस प्रकार से पकड़ा गया तो उसको आजीवन कारावास मिले। आपको क्या लग रहा है कि सरकार इसमें नाकाम रहा है? आज तक कोर्ट का फैसले में ये में को सजा दे रहा है, पर उस तरीके से क्या डर बोल के बिल्कुल नहीं है अपराधियों को, इस टाइप के जो अपराध कर रहे हैं? कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि हुक्का है, हुक्के में छोटी मोटी नशे की बात है, वो क्या रहता है, कुछ कैसे प्रयोग करते भी नहीं मालूम। और जब तक जो है सो बच्चे को ले आके टेस्टिंग करा के करेंगे, जब तक जैसे मैंने कहा हुक्के का जो रहता है, जैसे सिगरेट है, सिगरेट से ज़्यादा आपको अंदर तक नहीं जाता हो, शराब अलग चीज़ है। हाँ, ड्रग्स की जो बात है उसके कड़े से कड़े कानून है। हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े अभिनेता नेता भी इसमें फंसे हैं, तो उनको जो है सो इसमें जेल हुई है और जो है सो जेल भुगत के आए हैं, तो चाहे तेलुगु के हीरोज़ हो या हिंदी के हीरोज़ हो या किसी और भाषा के हो, हमने देखा है उसमें कड़े से कड़े कानून है। मगर हुक्का क्या है, इसमें किस प्रकार से नशे को जो है सो बच्चों को आदी बनाया जा रहा है, इस पर ध्यान देते हुए सरकार को चाहिए कि उसके नियमों में, कानून में थोड़े बदलाव लाए, कोई नया एक्ट बनाए जिससे कि इनके ऊपर लगाम कसी जाए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है प्रोफेसर साहब जो बोल रहे हैं, नशा मुक्त, आने वाले युवा धीरे धीरे नशा की ओर से दूर चले जाएं और चले जाएंगे, मुझे विश्वास है। यही सोचकर आज का ये प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। फिर कोई नए चर्चा कर लेके मैं राजेश चौहान हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।